श्रीलंका में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और प्रधानमंत्री बनी है हरिनी अमरासूर्य। जर्मनी में स्नैप इलेक्शंस की बात हो रही है, लेकिन स्नैप इलेक्शंस श्रीलंका में हो गए। ये चुनाव करवाए क्यों गए और इसका हिंदुस्तान से श्रीलंका के संबंधों पर कैसा असर पड़ेगा, इसे हम समझेंगे अभिषेक के साथ में। अभिषेक, हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि श्रीलंका में अभी कुछ दिन पहले ही हमने राष्ट्रपति चुनाव देखा जिसमें दिसानायके वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो वहाँ ये इतने जल्द चुनाव कराने की आवश्यकता क्यों उनको पड़ी, जबकि अगले साल तक के उनकी जो पार्लियामेंट है उसका कार्यकाल था? जी, सितंबर में वहाँ श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। उसमें अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति चुने गए। उनका जो गठबंधन है नेशनल पीपल्स पावर यानी एनपीपी, वो 21 पार्टियों का गठबंधन है और सबसे बड़ी पार्टी जो उसमें सबसे ताकतवर पार्टी कह सकते हैं वो है जेवीपी, जनता विमुक्ति पेरामुना। तो जब दिसानायके, और ये पार्टी पहली बार पावर में आ रही है, जो राजपक्सा और आप विक्रम सिंघे का नाम सुनते थे, उनकी जगह पे एक नया नवेला जिसका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिक्स में, वो राष्ट्रपति बना। लेकिन उनकी जो पार्टी थी उनके पास संसद में बहुमत नहीं था। संसद में उनके पास महज 3 सीटें थी। तो अगर संसद में आपको कोई बिल पास करवाना है, बजट पास करवाना है, कोई कानून बनाना है और बहुत सारे नियम लागू करवाने हैं, तो वो दिक्कत आती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति सबसे पावरफुल होते हैं श्रीलंका में, लेकिन उनको भी एक लेजिटिमेसी चाहिए संसद से। तो संसद का चुनाव होना था अगस्त 2025 में, लेकिन जैसे ही दिसानायके चुनाव जीते, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे दिनेश गुणवर्धने, वो राजपक्षे की पार्टी से आते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर दिसानायके ने कहा कि हम चुनाव करवाएंगे स्नैप इलेक्शंस, और उसके लिए तारीख डिसाइड की गई 14 नवंबर की। उस दिन वोटिंग हुई और जेवीपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, उनका जो गठबंधन है एनपीपी नेशनल पीपल्स पावर, उनको 3 से बढ़कर 159 सीटें आई। जो हरिनी अमरासूर्य हैं, उनको जब स्नैप इलेक्शंस का ऐलान हुआ तब उनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था कि आपके नेतृत्व में चुनाव कराए जाएंगे। अब उन्हीं को कंटिन्यू रखा गया है, तो वो अब कंटिन्यू करेंगी 5 साल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। ठीक है अभिषेक, हम ये भी जानना चाहेंगे कि चुनावों का सिस्टम श्रीलंका में किस तरह से काम करता है, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति भी पॉपुलर वोट से आते हैं, प्रधानमंत्री भी पॉपुलर वोट से आते हैं। हिंदुस्तान से थोड़ा अलग है। थोड़ा सा अलग है, क्योंकि राष्ट्रपति वहाँ हेड ऑफ द स्टेट के साथ साथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं, यानी सरकार उन्हीं को रिपोर्ट करती है। कैबिनेट के मुखिया वही होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो आमतौर पर जो संसद में सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास बहुमत है, उसके नेता को चुना जाता है प्रधानमंत्री। ये राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं और वो कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ मेंबर होते हैं, लेकिन उनके ऊपर राष्ट्रपति होते हैं और वो उनका काम है सरकार राष्ट्रपति को सलाह देना कि फलाने मुद्दे पर हम ऐसा सोचते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन उनका ज़्यादातर जो फोकस रहता है वो डोमेस्टिक इशूज़ पे, बजट, आपको खेती, इस तरह के जो सॉफ्ट इशूज़ हैं उन पे। जबकि राष्ट्रपति के पास सेना की कमान होती है, कैबिनेट लीड करते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड भी वही होते हैं, तो वो थोड़ा अलग है। जैसे हमारे यहाँ नॉमिनल हेड है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के पास सारी पावर है, वहाँ ऐसा नहीं है। तो जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट वोट से, पूरा देश एक साथ कैंडिडेट्स के नाम पर वोट डालता है। उसमें कैंडिडेट्स खड़े हो सकते हैं पार्टी की तरफ से भी और निर्दलीय भी। उसमें जो सबसे ज़्यादा वोट लाएगा वो जीतता है। एक अलग सा सिस्टम है उसमें कि पर्ची पर आपको 3 नाम देने होते हैं, आपको वरीयता बतानी पड़ती है कि पहला नंबर मैं इसको दूंगा, दूसरा कैंडिडेट ये होगा, तीसरा ये होगा। अगर किसी को पहले राउंड में बहुमत ना मिले तब उसमें लिस्ट निकाली जाती है कि ये जो है, जो वरीयता वाली लिस्ट है उसमें से गिनती होती है और फिर उस हिसाब से चुन के फिर राष्ट्रपति आते हैं। तो श्रीलंका में सर पहली बार ऐसा हुआ जब दिसानायके जीते, पहली बार वो लिस्ट निकाली गई, वरीयता सूची, फिर उस पर डिसाइड हुआ। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो संसद वहाँ की है श्रीलंका की, उसमें 1 सदन वाली व्यवस्था है। भारत में 2 सदनों वाली है, लोकसभा और राज्यसभा। श्रीलंका में एक ही सदन है और उसमें 225 मेंबर होते हैं। 196 जो सीटें हैं उन पे डायरेक्ट वोटिंग होती है। ये डायरेक्ट वोट से वो सांसद चुन लिए गए। जो बाकी 29 सीटें हैं उन पे प्रोपोर्शनल वोटिंग के हिसाब से सांसद चुने जाते हैं कि किसी पार्टी को कितने वोट मिले, और एक थ्रेशोल्ड होता है कि इतना वोट मिला तब आपका जो कोई मेंबर होगा वो संसद में पहुंचेगा। तो 29 सीटों पे ऐसे होते हैं कि जिस पार्टी को जितने वोट मिले, जितने परसेंटेज वोट मिले, उस हिसाब से उस अनुपात में 29 सीटों का बंटवारा होता है। तो जो एनपीपी है अनुरा दिसानायके की, उनको 159 सीटें मिली, बहुमत के लिए 113 की ज़रूरत होती है और राष्ट्रपति के पास ये पावर है प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने की उस व्यक्ति को जिसके बारे में उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति सदन में
बहुमत साबित कर सकता है। अब तो उन्हीं की पार्टी है, तो उन्होंने हरिणी अमरासूरिया को ही चुना। वो कंटिन्यू करती आ रही थी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, अब वो फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति आते हैं पॉपुलर वोट से, और जो उनकी पार्लियामेंट है वहाँ पे मतलब जो नॉर्मल वोट जैसे हिंदुस्तानी समझते हैं एफपीटीपी वो भी है, और प्रोपोर्शनल वोट भी है थोड़ा सा, उस हिसाब से ये सरकार बनी है। हम ये जानना चाहते हैं कि पहले तो ये जो प्राइम मिनिस्टर अमरासूरिया हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी जानकारी, कि उनको क्या देख करके प्रेसिडेंट दिसानायके ने अपॉइंट किया था और वो कंटिन्यू भी करना चाह रहे हैं। अमरासूरिया की जो पैदाइश है 1970 की है। गौल एक शहर है जहाँ पे गौल इंटरनेशनल स्टेडियम है, बहुत सारे मैचेस होते हैं क्रिकेट के। उनके पिता थे टी प्लांटर थे। जब नेशनलाइजेशन हुआ टी स्टेट्स का तो उसमें उनका खेत चला गया और फिर वो आके कोलंबो बस गए। और जब 80s के दशक में 80s में वहाँ सिविल वॉर होता है, और उस वक्त जो अमरासूरिया हैं उनकी पढ़ाई लिखाई थोड़ी प्रभावित हुई। फिर वो इंडिया आई पढ़ने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से उनकी पढ़ाई हुई है, बीए। उन्होंने सोशियोलॉजी में बीए किया है हिंदू कॉलेज से। और एक चर्चित टीवी एंकर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, और इम्तियाज अली फिल्म डायरेक्टर, वो उस समय उनके साथ ही पढ़ा करते थे डीयू में, तो उस समय की वो पढ़ी हुई है। फिर पढ़ाई के बाद वो गई वहाँ हेल्थ ऑफिसर के तौर पर कैरियर शुरू किया। फिर वो स्कूल में गई, फिर कॉलेज पहुँची पढ़ाने के लिए। और जब कॉलेज गई तो उनका जेवीपी से, जो दिसानायके की पार्टी है, उनसे ताल्लुक बढ़ा। उनके लिए वो प्रोटेस्ट करने भी गई, हिस्सा लिया कई प्रोटेस्ट में। और फिर 2020 में फुल टाइम वो पॉलिटिक्स में आई, जब एनपीपी ने जो नेशनल लिस्ट वाली जो प्रोपोर्शनल वोटिंग होती है उस लिस्ट पे अमरासूरिया को पार्लियामेंट भेजा। जो 3 सांसद थे उनमें से एक अमरासूरिया भी थी। अच्छा। और वो प्रोफेसर रही हैं सोशियोलॉजी की, फेमिनिस्ट हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनमें क्वालिटी, जो वर्कर्स के अधिकारों के लिए, जो दिसानायके मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन हैं, उनकी आइडियोलॉजी से काफ़ी मेल खाती हैं। तो इस वजह से भी उनको तरजीह दी गई है। मतलब दिल्ली में पढ़ी दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन रही हैं। एक शेख हसीना दिल्ली में पढ़ के जाती हैं और प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश में बनती हैं, और अब आप आंग सान सूची का एग्जांपल भी ले सकते हैं म्यांमार में। हाँ, वो भी प्राइम मिनिस्टर बनी है। अब आगे बढ़ते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि इस डेवलपमेंट को हम हिंदुस्तान के साथ में श्रीलंका के जो संबंध है उसके राइट में कैसे दें। अभी तक के ज़्यादातर लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये रही है, जैसे इंडिया की पूरी पेरिफेरी में हम मान के चलते हैं कि एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो प्रो इंडिया है, एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो एंटी इंडिया है, और फिर हम उस साइकिल को समझते हैं। जैसे हमने शेख हसीना और खालिदा जिया वाला एग्जाम्पल हमने बांग्लादेश में देखा है। श्रीलंका में इस बार पहली बार एक तीसरी शक्ति के हाथ में सरकार गई है, और जेवीपी का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है श्रीलंकन सिविल वॉर में भी, और एक समय लगभग रही युद्ध की स्थिति में वो लोग रहे हैं, हारे भी हैं उसको, और अब वो पावर में आए हैं। तो मैं 2 चीज़ें जानना चाहता हूँ कि एक उनका रोड मैप अपने मुल्क के लिए क्या है, श्रीलंका के लिए, और दूसरा एनपीपी के लोग या कहिए कि जेवीपी के लोग हिंदुस्तान को कैसे देखते हैं, तो उससे हमें एक आइडिया लगे कि हिंदुस्तान के साथ बात कहाँ जाएगी। जो जेवीपी का पुराना इतिहास है, वो सरकार के खिलाफ लड़े, मिलिटेंट आउटफिट थे, फिर वो पॉलिटिक्स में आए। तो इंडिया ने जब पीस कीपिंग फोर्स भेजी, उसके खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलाया, फिर उन्होंने एक्टिव कॉम्बैट में भी हिस्सा लिया, और काफ़ी हद तक उनको एंटी इंडिया माना जाता है। लेकिन जब से दिसानायके पावर में आए हैं तो उन्होंने कहा है कि हम सबके साथ संबंध बनाकर चलेंगे, और दिसानायके ही हैं जो पॉलिसी डिसाइड करेंगे, फॉरेन पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर का मिनिमम रोल होता है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। जो मेन जेवीपी का मुद्दा था, जब आपको 2022 में महिंदा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, और गोटबाया को भागना पड़ा फैमिली के साथ सिंगापुर, उस वक्त जो प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे वो दिसानायके ही थे। तो मेन जो उनका इशू है वो अभी है कॉस्ट ऑफ लिविंग, इकोनॉमी, IMF का जो फंड है उसको कैसे चुकाएंगे वो। तो उसमें भारत काफ़ी मदद कर रहा है उनकी, तो मेरे ख्याल से वो भारत के साथ बनाकर रखना चाहेंगे। और ऑब्वियसली IMF ने मतलब बहुत सारे, एक लोडेड मतलब स्टेटमेंट है, IMF ने जो श्रीलंका को फंडिंग की हुई है उसके साथ ढेर सारी शर्तें हैं, और आप साइड बाय साइड उसको इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट से या लोन से या हेल्प से आप कंपेयर करेंगे तो उसमें वो काफ़ी जेनरस है। तो ये बात समझने वाली है कि दिसानायके हमारे साथ जब मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू आए, उस समय भी चल रहा था कि प्रो चाइना और सारी चीज़ें बदल जाएंगी और मालदीव चाइना का स्टेट बन के रह जाएगा, एक प्रॉक्सी।
लेकिन बाद में वो चीज़ें सुधरी और जो भारत दौरे पर आए और फिर क्रेडिट और लाइन ऑफ क्रेडिट और बाकी चीज़ें भी हुई, तो वो संबंध सुधरे। और श्रीलंका जिस तरह से भारत के करीब है, वो भारत की भी एक मजबूरी कह सकते हैं या फिर ज़रूरत, जो उनके साथ बनाकर रखना होगा, और उनकी भी ज़रूरत है कि वो हमारे साथ बनाकर रखें। तो ये म्यूचुअल फायदे वाली बात है। तो ये था हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन, ये छोटी सी बातचीत श्रीलंका में हुए हालिया चुनावों पर। इस तरह के और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स लेकर हम जल्द आप सबके सामने आने वाले हैं। उन सबको अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबरगांव के साथ।